उस लॉ की, उस कानून को अगर आप पढ़ लेंगे, अगर आप सच्चे भारत राष्ट्र के सनातनी हैं, मेरा दावा है आपको नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी। और स्वार्थी, मक्कार, फ्रॉड किस्म के हैं तो आप कहेंगे क्या करना है इसको पढ़ के। एक ही ईमानदार, कई बार उनसे आमना सामना मिलने का हुआ, यह हिम्मत उसी आदमी में थी। उस आर्मी के चीफ ने रिटायर होने के बाद वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। उन्होंने कहा, इसलिए मैं आज कहता हूं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपका एजेंडे में चवन्नी अठन्नी से ज्यादा कुछ है ही नहीं। उस शख्स ने कहा कि भारत 2.5 युद्ध से ग्रस्त है। 2.5 युद्ध जैसे ही कहा, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता वाले समझ गए ये कहां पे निशाना साध रहे हैं। इमीडिएटली रिएक्शन आया। आज भी भारत को न वेस्टर्न बॉर्डर से न ईस्टर्न बॉर्डर से कोई खतरा नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लें, आपकी सेनाओं ने भले ही चाहे कैसे भी हथियार उनके पास रहे हो, उन्होंने कभी आपको मायूस नहीं किया, कभी मायूस नहीं किया। कैसे भी हालात में, कैसे भी जहाज से, कैसे भी टैंक से वो लड़े। 65 में लाहौर कश्मीर के पास हाजी पीर तक भारत की सेना मारती हुई जिहादियों को ले गई थी, लेकिन आपके देश के गद्दारों ने अपने स्वार्थों के लिए उस प्रधानमंत्री की हत्या करा दी, क्योंकि उसने कहा कि सेना वापस नहीं लौटेगी। क्योंकि गूंगी गुड़िया को प्रधानमंत्री बनाना था, तो यह हुआ कि अगर यह वापस आ गया तो फिर यह प्रधानमंत्री के पद से नहीं हटेगा, इसलिए उसकी षड्यंत्र करके हत्या हुई। हमारी टीम के एक सदस्य, बेहतरीन इंसान, एक पत्रकार की नौकरी करोड़ों रुपए की नहीं होती है, चंद हजार की नौकरी होती है। अगर यहां आग लगी हो तो लोग अपने प्रोफेशन में से भी कैसे बड़ा काम करते हैं। दुनिया के 16-17 देशों में उसने भ्रमण किया, पैसे मांग मांग के किया, सारे तथ्य इकट्ठे किए, दुनिया के जितने भी बेहतरीन राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं उनको भी इकट्ठा कर लिया और एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। किताब को लिखने वाला वो हमारा दोस्त, एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन रिसर्चर, उसका नाम है अनुज धर। इस किताब को मैं कोशिश करता हूं कि पब्लिशर से कहता हूं कि कुछ सस्ते पैसों में हमको दे दो और आप तक कैसे पहुंच जाए, ताकि आप किसी भ्रम की स्थिति से बाहर निकलें। दुनिया भर के डॉक्यूमेंट लगाने के बाद उसने इस किताब को छापा, कोई आज तक चैलेंज नहीं कर पाया। इसलिए सब लोग भाषण ही देंगे, सब लोग संसद ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लिहाजा 1995 में जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, इसलिए मैं हिसाब मंच से ही करता हूं, नीचे नहीं करता। 117 थे पार्लियामेंट में, आप सब लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं। 95 में मोबाइल आ गया था, आप सबने वो दिन देखा होगा, लाइव टेलीकास्ट होता था। लेकिन तब भी हम चुप रहे, हमें तो सरकार में आने की जुगाड़ में रहना था। तो खाना पूरी के लिए कुछ बोल दो, हाँ हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, हम इसके खिलाफ में निकल गए। नहीं, 1995 में भारत की संसद के अंदर एक जघन्य अपराध हुआ है और आपके 117 लोग उस वक्त पार्लियामेंट में थे, चिल्लाए नहीं। अगर सच में आग लगी होती तो यह काम मुझे नहीं करना होता, GDRSN को नहीं करना होता, सुशील पंडित को नहीं करना होता। इतनी बड़ी भीड़ है हमारे पास, चौराहे चौराहे भी बताते तो कहते कि हमें सबसे पहले 370 नहीं हटानी, ये हटाना है।
क्योंकि जानकारी नहीं है कि जानकारी अगर आपको दे दी तो फिर दुकान चलेगी कैसे। 1923 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, वक्फ प्रॉपर्टी कानून। उस कानून के तहत उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें पारसी भी थे, सारे लोग थे कि ये लोग अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, मजहबी प्रॉपर्टीज हैं, उसका ये खुद देखरेख करेंगे। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था। 1956 में फूल वाले चाचा ने किस दबाव में उसमें से सबको बाहर कर दिया, सिर्फ मुसलमान रह गया। 1985 में चचा के परिवार का एक आदमी जो हवाई जहाज उड़ा रहा था, वो एकाएक देश चलाने लगा। उसने उसमें एक फर्दर अमेंडमेंट किया। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव ने फिर एक अमेंडमेंट किया, क्योंकि ये मुद्दे तो हमसे क्या लेना देना है, हमें इससे क्या मिलेगा ये बताओ पहले। इसकी चर्चा तो हम आपस में भी नहीं करेंगे, क्लास में भी नहीं करेंगे। दिन भर यहां भाषण, वहां भाषण, विज्ञान भवन में भाषण। भाषण तो दे रहे हो, लेकिन सच बात बता के जाओ, ताकि इनमें से कई सारे लोग कल उसको देखें तो कहें कि ये तो हमको पता ही नहीं था। 95 में अमेंडमेंट हुआ, 2013 में संसद से एक पूरा कानून बनके हमारे सामने रख गया। 2013 बहुत पुरानी डेट नहीं है मेरे भाई। हमको ये तो पता है फ्रांस में कौन सा नया कपड़ा फैशन में आया है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, हमारी जमीन के, हमारे पैरों के नीचे क्या हो गया है, ये हम जानना नहीं चाहते। इसकी बात मत करो, अभी मत करो, कम से कम अभी तो हम मजा ले रहे हैं। 95 के बाद जब 2013 में एक कानून बना, उन लोगों की तैयारी देखिए, उन लोगों का विजन देखिए। कहते तो हैं आप पंचर पुत्र हैं, आप कहते रहिए, वो पढ़े लिखे नहीं है, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। आपसे 1000 साल आगे सोचते हैं। आप पढ़ाई का मतलब समझते हैं कि बेटा आईएएस हो गया, काबिल हो गया। आप सिर्फ ये देखते हैं कितने का पैकेज मिलेगा, इसको आप विकास समझते हैं, वो नहीं समझते। उनका विजन देखिए कि उन्होंने इसे करा लिया, लेकिन आपसे संबंध रखने के बावजूद भी, आपसे दोस्ती रखने के बावजूद भी कभी इस पे चर्चा नहीं होने दी, ना आपको कभी प्रेरित होने दिया कि आप इस पे चर्चा करें। और आपको तो चर्चा इसलिए नहीं करने दी क्योंकि आपकी चवन्नी की उनके साथ बिजनेस चल रही है, इसलिए यार इस पे क्यों चिंता करें, रफीक भाई नाराज हो गए तो मेरा कपड़े का बिजनेस समाप्त हो जाएगा। उस कानून के तहत वक्फ प्रॉपर्टी कानून को एक ताकत दे दी गई है कानूनन, और कानून के तहत उनको ताकत क्या दी गई है कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड पूरे देश में, वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन 40 और 36 दोनों को पढ़िएगा जाकर के आप। नहीं, हमारी टीम एक YouTube चैनल चलाती है ताकि इन चीजों का हम पब्लिक तक पहुंचा सकें। एक युवा वकील 35 साल के एक लड़के ने, विष्णु शंकर जैन उसका नाम है, उसने उस पूरे एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उस लॉ की, उस कानून को अगर आप पढ़ लेंगे, अगर आप सच्चे भारत राष्ट्र के सनातनी हैं, मेरा दावा है आपको नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी। और स्वार्थी, मक्कार, फ्रॉड किस्म के हैं तो आप कहेंगे क्या करना है इसको पढ़ के, वहां तक ला रहा हूं। यही तो जिज्ञासा पैदा करने के लिए माहौल बना रहा हूं। आपको अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 मिनट में सब बात आके खत्म हो जाता तो आपको क्या लगता है? आप लोगों के भाषण 3-3 घंटे सुनते, मेरा 2 घंटे भी नहीं चाहते। मैं तो कोई वादा नहीं कर रहा आपसे, मुझे यह पता है कि आपका घर आपका नहीं है, यह बताने आया हूं। यह लड़ाई मैं नहीं लड़ सकता, आप नहीं लड़ सकते।
यह कोर्ट कचहरी में अब एक लड़ाई होगी, वो अपनी जगह होगी। 2013 में भारत की संसद में जो कानून बना वक्फ प्रॉपर्टी का, उसका सेक्शन और 36, ऐसा कानून दुनिया में मैंने नहीं देखा। कायर और लालची और दलाल नेताओं की चुप्पी के कारण देश में इस पे जन जागरण नहीं हुआ। वो ये कहता है, उदयपुर में जिस भवन में आप इतनी संख्या में बैठे हैं, ये भवन सिर्फ उनको ये कहना है कि ये वक्फ की जमीन पर बना है। उनको ये सिर्फ इतना ही कहना है और कुछ करना नहीं है। सेक्शन 40 कहता है कि अगर वो ये कहते हैं कि ये जमीन वक्फ की जमीन है, सेक्शन 40 इस बात की रियायत देता है कि उनको कागज नहीं दिखाने हैं। और आप कहें कि ये मेरी जमीन है, मेरे दादा का कागज, परदादा का कागज। सेक्शन 40 उसी कानून को यह कहता है कि जिसके पास कागज हैं, वो कागज आप हाई कोर्ट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि हाई कोर्ट अधिकृत ही नहीं है आपका मुकदमा सुनने के लिए। आप कोर्ट नहीं जा सकते। सेक्शन 36 यह कहता है आपको कहां जाना है? वक्फ प्रॉपर्टी के डकैत जिहादियों ने आपकी जमीन पर जो कब्जा किया है, जिसको भारत की संसद ने सैंक्शन दिया है, उनके पास वो एक ट्राइब्यूनल बनाएंगे। उस ट्राइब्यूनल में 5 सदस्य होंगे। एमपी भी मुसलमान, एमएलए भी मुसलमान, मुतवल्ली भी मुसलमान, और दोनों सदस्य पांचों मुसलमान होंगे। उस ट्राइब्यूनल में अपने कागज ले जाके आप अर्जी लगाएंगे कि जो आपने हमारी जमीन छीनी है, हम आपके खिलाफ इस ट्राइब्यूनल में मुकदमा लेके आए हैं। बताइए क्या मिलेगा आपको?